आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो भी चाहे उसका बेड़ा पार है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्जाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर पढ़ लिया है। आपका पहला चैप्टर था सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत, और दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, उसके क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, जो भी ट्रिक बनते थे मैंने आपको ट्रिक समझा दिया। मैंने आपसे कहा था कि आपकी साइंस की क्लास भी मैं शुरू करूंगा, तो आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हम लोग शुरू करने चल रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को। और भौतिक विज्ञान में हम लोग अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे मापन तथा मात्रक यानी मेजरमेंट एंड यूनिट्स। ठीक है, तो अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फायदा हो पाए। ठीक है, तो ये आपके फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास हो सकता है, यानी हम लोग इस क्लास में थोड़ी बहुत फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपने चैप्टर के बारे में यानी मापन और मात्रक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि फिजिक्स को हम लोग भले ही एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये तो हम लोग जो सुबह से लेकर शाम तक डे टू डे लाइफ में जो हम लोग एक्सपीरियंस यानी अनुभव जो करते हैं वही फिजिक्स है। आप साइकिल लेकर जा रहे हो, आपके साइकिल से आप रास्ते में आपको बाईं तरफ मुड़ना है तो आपका शरीर जो होता है वो दाईं तरफ आप झुका लेते हो, जबकि साइकिल आपकी बाईं ओर घूम रही है। ये फिजिक्स है। अगर आप बाल्टी का पानी दाहिने हाथ में उठाते हो तो अपना शरीर बाईं ओर झुका लेते हो, ये फिजिक्स है। दौड़ते दौड़ते आपका सांस फूलने लगता है, आपके होठ सूख जाते हैं, आपको प्यास लगती है, आप बोलते हो कि मेरी एनर्जी डाउन हो गई, ये फिजिक्स है। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी क्रियाएं आपकी होती हैं उन सब में फिजिक्स इन्वॉल्व होता है। जहां भी आपके दिमाग में बातें आए कि ऐसा क्यों, तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ कोई ना कोई फिजिक्स लग रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर विज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, तो फिजिक्स को हम लोग एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं लेंगे, इसको हम लोग जो सुबह से लेकर शाम तक जो अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं वही फिजिक्स है। फिजिक्स को पढ़ने या पढ़ाने के लिए, समझने या समझाने के लिए आपको एक चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है कि किसी भी चीज़ की जब बात की जाए तो वहाँ अपने आप को आप रख लीजिए। जैसे मैं कहूँ कि किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, आप तुरंत समझ जाइए कि जैसे आपको ऊपर फेंका जा रहा है। अगर आपको ऊपर फेंका जाएगा तो आप क्या करोगे, जैसा रिएक्शन आपका होगा वैसा उस वस्तु का होगा। तो जब फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, समझ रहे हो, समझा रहे हो, आपको तुरंत इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी किसी चीज़ की बात की जाएगी वहाँ आप अपने आप को रख लीजिए, आपको चीज़ें बहुत ही आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है जो सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन में करते हैं। फिजिक्स में किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की बात की जाएगी, वो आप होंगे, वो हम हो सकते हैं, वो आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। मतलब आप जब अपने आप को उस जगह पर रखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो ये तो बात हो गई फिजिक्स की। अच्छा, फिजिक्स की बात हो गई, हम लोग बात करने चल रहे हैं मापन और मात्रक की। अब मापन क्या है? किसी भी चीज़ को नापना। यहाँ से जालंधर कितनी दूर है, आप किलोमीटर में नापते हो। भाई फिजिक्स कहता है कि मापिए, आप कहते हो नापिए। हम लोग नापते हैं, फिजिक्स कहता है मापना, है ना। मतलब यह है कि मापन जो है ये विज्ञान का शब्द है। हम लोग मापन की जगह पर क्या करते हैं, नापते हैं। और विज्ञान में नापने को मापना कहा जाता है। तो मापने में और नापने में अंतर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूरी को नापते हैं, द्रव्यमान को तौलते हैं। तो जहाँ भी नाप तौल की बात होती है वहाँ पर मापन आता है। और जब आप किसी भी चीज़ को मापते हो तो आपके पास कोई यूनिट होती है, कोई इकाई होती है, एक पैमाना होता है कि हम लोग इस पैमाने से इस चीज़ को नापेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि मापना तो हम लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ को नापना है, किसी भी चीज़ को तौलना है। ठीक है, मात्रक जिस यूनिट का, जिस पैमाने का हम लोग मापने में प्रयोग करते हैं उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले के दौर में क्या होता था? अभी देखो, आपका जो विज्ञान है ना वो आज आधुनिक दौर में आधुनिक हो चुका है, बहुत आगे निकल चुकी है, विज्ञान बहुत आगे निकल चुकी है। अब विज्ञान की ही देन है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, बिस्तर में बैठे आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विज्ञान इतना आगे निकल चुका है। लेकिन कुछ समय वो भी याद कीजिए कि पहले के दौर में जब विज्ञान इतना आगे नहीं था, तब के लोग कैसे रहते होंगे, तब के लोग कैसे अपना काम करते होंगे। पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोगों को जब समय देखना होता था तो उनके पास घड़ी नहीं थी। वो क्या करते थे, वो सूरज की रोशनी से अनुमान लगाते थे। जब सूरज की रोशनी बिल्कुल खोपड़ी में पड़ती थी तो कहते थे कि दोपहर का 12 बज गया होगा। जब पूरब की दिशा में सिर करके खड़े हो जाते थे ऐसे, अगर सूरज की रोशनी सीधा चेहरे पे आ रही है तो कहते थे कि भाई सुबह के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, अभी 12 नहीं बजा, 12 बजेगा तो खोपड़ी पे, यानी सूरज जो होगा आपकी खोपड़ी पे हो जाएगा।
ऐसे खड़े रहते थे। जब सूरज की रोशनी पीछे आती थी, सिर पे या पीठ पे जाती थी, तो कहते थे कि दोपहर के बाद का टाइम है। तो वो सूरज की रोशनी को देख के समय का अनुमान लगाते थे, है ना। ऐसे ही कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है उसको स्पर्श करके पता करते थे, उसको छूते थे और उससे अनुमान लगाते थे कि ये वस्तु गर्म है या ठंडी है। आज विज्ञान बहुत आगे हो चुका है। आज हमारे पास टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास पैरामीटर होते हैं, हम लोग लगाते हैं और देख लेते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ये वस्तु कितनी गर्म है। लेकिन पहले के दौर में ऐसा नहीं था। पहले के दौर में लोग अनुमान से काम करते थे, ठीक है। लेकिन जब कोई भी काम अनुमान से होता है तो वहाँ पर त्रुटियाँ भी होती हैं भाई। जब हर एक चीज़ का आप अनुमान से पता लगाने जा रहे हो कि इतना बच गया होगा, ये चीज़ इतनी गर्म होगी, इतनी ठंडी होगी, तो वहाँ पर कई त्रुटियाँ भी होती हैं, कई गलतियाँ भी होती हैं। जब फिजिक्स आपका आगे बढ़ा, जब विज्ञान आपका आगे बढ़ा, तो इन चीज़ों में धीरे धीरे सुधार होता गया और सुधार होते होते आज हमारे पास एडवांस फिजिक्स है। आज हमारे पास आधुनिक जो भौतिकी है, आज के आधुनिक युग में जो विज्ञान आगे बढ़ चुका है, उसी की देन है कि आज हमारे पास हर एक चीज़ की एक्यूरेट वैल्यू है। हर एक चीज़ को हम आराम से नाप सकते हैं, हर एक चीज़ को आराम से तौल सकते हैं, हर एक चीज़ को हम लोग आराम से जज कर सकते हैं वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। तो कहने का कुल मतलब यह है कि आज के दौर में फिजिक्स बहुत आगे निकल चुका है और इसका हम लोग कहीं ना कहीं भरपूर यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले के दौर में जब लोग अनुमान करते थे तो अनुमान लगाने पे बहुत सारी गलतियां होती थी, उनको हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग जज करते हैं। आज के दौर में भी गलतियां होती हैं। जब आप लैब में जाते हो, प्रैक्टिकल करने जाते हो, तो कई बार आपकी जो प्रयोगशाला में जब आप प्रयोग करते हो तो कई बार आपका आंसर कुछ गलत आ जाता है। तो कितना गलत आया, कैसे गलत आया, इसके लिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर, यानी प्रतिशत त्रुटि, कितना हमने गलती की है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अभी तक जो मैंने आपको बताया कि फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने जीवन में जो भी हम लोग अनुभव करते हैं वही फिजिक्स है। मापन और मात्रक की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि पहले के लोग क्या करते थे, अनुमान लगाकर चीज़ों को नापते थे, तौलते थे। लेकिन आज हमारे पास हर एक चीज़ के लिए एक सुनिश्चित पैमाना है, उसी को हम सामने रख के चीज़ों को नापते हैं और तौलते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब हम लोग अगर इस चैप्टर की शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं भौतिक राशियों से। किससे करते हैं भाई? भौतिक राशियों से, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं आप, ये आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो अगर हम किताबों की परिभाषा में जाएं तो किताबों में परिभाषा लिखी रहती है कि वे राशियाँ जिनमें भौतिक के नियम लागू होते हैं, या वे राशियाँ जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं, उन्हें हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब भौतिकी के बहुत सारे नियम हैं। आप क्लास 6 से शायद फिजिक्स या साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी तक आप पढ़ रहे हैं। डे टू डे आपके सामने विज्ञान की कुछ नई खोज सामने आती रहती हैं, तो बहुत सारे नियम आपके सामने आ जाएंगे। इतने नियमों को याद रख पाना, इतने नियमों को कंठस्थ कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे हम कैसे जान पाएंगे कि कहाँ पर भौतिक के नियम लग रहे हैं, कहाँ पर भौतिक के नियम नहीं लग रहे हैं। तो ये जो परिभाषा है कि वे राशियाँ जिसमें भौतिक के नियमों का पालन होता है, ये लिखने के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन समझना इससे बड़ा ही कठिन काम है। इससे हम लोग समझ नहीं सकते कि भाई भौतिक राशियाँ कौन सी राशि को हम भौतिक कहेंगे, कौन सी राशि को भौतिक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भौतिक के नियम बहुत सारे हैं। कैसे जान पाएंगे किस चीज़ में नियम लग रहा है, किस चीज़ में नियम नहीं लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे घर आते हैं, मैं आपको देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मेरे घर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझसे कोई पूछ ले कि बताओ कितनी खुशी हुई, तो मैं उस खुशी को व्यक्त नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हुई। भाई 5 किलो खुशी हुई, 10 किलो खुशी हुई, है ना, 15 किलोमीटर खुशी हुई, मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता। खुशी के लिए फिजिक्स में कोई फार्मूला नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हम ये फार्मूला लगा देंगे और हम बता देंगे कि भाई आपको हमने देखा तो हमको बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, देख लीजिए इस फार्मूले से। कोई फार्मूला नहीं है। आप मेरे सामने आते हैं, मैं कहता हूँ कि जब भी मैं आपको देखता हूँ दुखी हो जाता हूँ। अब आप पूछो भाई कितना दुखी हो जाते हो, तो दुखी होने का कोई फार्मूला नहीं है, दुखी होने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2 चित्रकार हैं, दोनों लोगों ने चित्र बनाया। मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी का चित्र बनाया, और दोनों लोग लेकर आपके सामने आते हैं, कहते हैं कि ये देखिए मैंने चित्र बनाया अमिताभ बच्चन जी का, बताइए किसका चित्र अच्छा है। तो आप दोनों का चित्र देखेंगे तो हो सकता है कि दोनों के चित्र में कोई एक चित्र आपको पसंद आ जाए। मान लीजिए कि ये राम ने बनाया है, ये श्याम ने बनाया है, तो आपको मान लीजिए राम वाला चित्र अच्छा लगा, तो आपने कहा कि भाई राम वाला जो चित्र है वो बहुत अच्छा है। अब कोई आपसे पूछ ले कि राम वाला चित्र अच्छा है, कितना अच्छा है, तो कैसे बताएंगे आप? क्योंकि स्किल के लिए
स्किल के लिए फिजिक्स में कोई फार्मूला नहीं है, कोई नियम नहीं है। किसके अंदर कितनी योग्यता है, कितनी काबिलियत है, इसका कोई फार्मूला नहीं है फिजिक्स में। तो काबिलियत जो है, योग्यता जो है, स्किल जो है, इसके लिए कोई भी फिजिक्स में फार्मूला नहीं है। तो आप नहीं बता पाएंगे कि इस राम का चित्र इतना अच्छा है, 50%, 60%, है ना, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोमीटर, है ना। आप इस स्किल को नहीं व्यक्त कर पाएंगे कि इस व्यक्ति का चित्र इतना अच्छा है। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये चित्र अच्छा लगा मुझे, कितना अच्छा है ये आप नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब ये है कि वे राशियाँ जिसमें भौतिक के नियम लागू होते हों उन्हें हम लोग भौतिक राशियाँ कहेंगे ज़रूर। ये लिखने में अच्छा लगता है, समझने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि वे राशियाँ जिनको हम अंकों में या संख्याओं में या गिनती में प्रदर्शित कर सकें, लिख सकें, उसे हम लोग भौतिक राशि कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे दूरी की मैं बात करूंगा। दूरी को आप लोग क्या करते हो, आप भाई आपसे कोई पूछे कि बताओ स्कूल से आपका घर कितना दूर है, तो आप बोलते हो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मान लो मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। आपने दूरी को किस में व्यक्त कर दिया, अंकों में। 5 क्या है, एक संख्या है, एक अंक है। इसका मतलब दूरी क्या है, भौतिक राशि है। बात समझ में आई। किसी भी राशि को अगर आप अंकों में या संख्याओं में व्यक्त कर पाते हैं तो उस राशि को आप बोलोगे भौतिक राशि। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे बताइए कि इस समय कितना बज रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई इस समय जो है वो 10:20 हो रहा है। कितना हो रहा है, 10:20 हो रहा है। आप ऐसे लिखोगे 10:20 हो रहा है। आपने क्या किया, आपने समय को किस में व्यक्त कर दिया, संख्याओं में व्यक्त कर दिया। देखो ये 10 और 20 क्या है, अंक हैं, संख्याएं हैं। इसका मतलब यह है कि समय जो है वो क्या है, एक भौतिक राशि है। समय क्या है, एक भौतिक राशि है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बताओ आज तापमान कितना है, तो आप बोलोगे 25 डिग्री, 35 डिग्री, 18 डिग्री। तो ये संख्याएं हैं। आपने ताप को क्या कर दिया, अंकों में यानी संख्याओं में व्यक्त कर दिया, तो ताप क्या हो गई, एक भौतिक राशि हो गई। तो मतलब यह है कि वे राशियां जिनको हम अंकों या संख्याओं में व्यक्त कर सके उनको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियां। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, जिन्हें अंकों या संख्याओं में व्यक्त किया जा सके उन्हें आप क्या बोलोगे, उन्हें आप भौतिक राशियां बोलोगे। आई बात समझ में। दूरी भौतिक राशि है, समय भौतिक राशि है, ताप भौतिक राशि है, धारा भौतिक राशि है। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर आप अंकों में व्यक्त करते हो। तो जिन्हें भी आप अंकों में व्यक्त करोगे उनको आप क्या बोलोगे, भौतिक राशियां बोलोगे। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भौतिक राशियों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका होता है, यहाँ पर लिखता हूँ, एक है आपका मूल राशियाँ। एक क्या है, मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं भाई, इनको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियाँ क्या होती हैं, जो मूलता हैं, इनको आप बदल नहीं सकते, वो हैं तो हैं। मतलब वे राशियाँ जिनको हम किसी भी दूसरी राशि में परिवर्तित नहीं कर सकते या जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, उनको हम लोग बोलते हैं मूल राशियाँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो किसी दूसरी राशि में परिवर्तित नहीं होती, या दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ, या जिन्हें किसी दूसरी राशि में जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती। मैंने कहा कि जो किसी दूसरी राशि में परिवर्तित नहीं होती है, मतलब आप किसी भी राशि को दूसरी राशि में बदल नहीं सकते हैं, या फिर जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे आप बोलोगे क्या, मूल राशियां। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कितनी है,
7 है, यानी कुल मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहली मूल राशि जो होती है आपकी वो लंबाई होती है। क्या होती है भाई? लंबाई होती है। दूसरी मूल राशि क्या है भाई? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। तीसरी क्या है? तीसरी समय है। चौथी क्या है? ताप है। पांचवी क्या है? धारा है। छठवीं क्या है? तीव्रता है। और सातवीं क्या है? पदार्थ की मात्रा है। क्या है भाई? पदार्थ की मात्रा है। ये क्या है? ये मूल राशियां हैं। ये क्या है भाई? मूल राशियां हैं। ठीक है, तो कितनी मूल राशियां हो गई? 7। पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी ताप, पांचवी धारा, छठवीं तीव्रता, सातवीं पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 7 मूल राशियां होती हैं। अब परिभाषा क्या कहती है कि जो किसी दूसरी राशि में परिवर्तित ना हो। मतलब यह है कि आप लंबाई को द्रव्यमान में नहीं बदल सकते, आप द्रव्यमान को समय में नहीं बदल सकते, आप समय को ताप में नहीं बदल सकते, ताप को धारा में नहीं बदल सकते। मतलब किसी एक राशि को दूसरी राशि में हम नहीं बदल सकते। आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ से आपका घर कितनी दूर है, तो आप क्या बताओगे? आप उसको कह दोगे 5 किलोग्राम। भाई लंबाई को हम द्रव्यमान में नहीं बदल सकते। आप दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 2 किलोमीटर दाल दे दीजिए। भाई सामने वाला दुकानदार हो सकता है कि गुस्सा भी हो जाए, कुछ आपको कह भी सकता है कि भाई अजीब बेवकूफ़ आदमी हो यार, दाल को किलोमीटर में नापते हो। जो तौलने वाली चीज़ है उसको आप नाप कैसे सकते हो? तो द्रव्यमान को हम लंबाई में नहीं बदल सकते, लंबाई को हम द्रव्यमान में नहीं बदल सकते। आपसे कोई पूछे कि आज बताओ इस समय कितना बज रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे 10.5 डिग्री सेल्सियस। नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि हम समय को ताप में नहीं बदल सकते। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब किसी एक राशि को दूसरी राशि में ना बदल पाएं तो आप उस राशि को क्या बोलेंगे? मूल राशि बोलेंगे कि भैया ये हैं तो यही रहेंगी, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अब मूल राशियां जो होती हैं इनके मात्रकों को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो यहां से इसको हटा देता हूं। मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक भाई 7 मूल राशियां, तो मूल मात्रक भी 7 ही होंगे। पहला क्या हो गया? लंबाई का होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होगा? किलोग्राम हो जाएगा भाई। समय का क्या हो गया? समय का सेकंड हो गया। ताप का क्या हो गया? ताप का हम लोग केल्विन कहते हैं। ताप का मूल मात्रक क्या है? केल्विन है। धारा का क्या हो गया भाई? एम्पियर। धारा का क्या हो गया? एम्पियर। तीव्रता का क्या हो गया? कैंडिला। क्या हो गया? कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया? मोल हो गया। क्या हो गया? मोल हो गया। लंबाई को हम लोग मीटर में नापेंगे, किलोमीटर भी, सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन जो मूल राशि लंबाई उसका जो मूल मात्रक मीटर ही होता है। ठीक। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापेंगे, ग्राम भी होता है, लेकिन मूल मात्रक जो है किलोग्राम है। समय का मूल मात्रक सेकंड है, हालांकि हम लोग समय को घंटा और मिनट में भी देखते हैं। ताप का मूल मात्रक केल्विन है। धारा का मूल मात्रक एम्पियर है। तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। तीव्रता को फिजिक्स में 2 तरह से समझा जाता है। एक तो तीव्रता होती है तेजी, कोई भी चीज़ कितनी तेजी से दौड़ रही, कितनी तेजी से भाग रही है, उसको भी हम लोग तीव्रता कहते हैं। और एक होती है चमक। तो यहाँ पर जिस तीव्रता की बात की जा रही है वो तीव्रता क्या है? चमक है, प्रकाश की चमक की बात की जा रही है। और इसका मात्रक क्या है? कैंडिला। कैंडिला कैंडल से बना है, कैंडल मतलब मोमबत्ती। तो तीव्रता का मात्रक जो कैंडिला आया है वो मोमबत्ती से निकला है। इसका जब प्रयोग किया गया तो ऐसे पर्दा लगाया गया, एक तरफ एक बल्ब को जलाया गया और एक तरफ मोमबत्ती को जलाया गया। इधर प्रकाश ज़्यादा था तो इधर एक मोमबत्ती और लगाया गया, फिर एक मोमबत्ती और लगाया गया। तो ऐसे ऐसे अनुमान लगाया गया कि एक बल्ब की रोशनी कितने मोमबत्ती के बराबर है, यानी कितने कैंडल के बराबर है। ठीक है, तो तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडिला है। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या है? मोल है। आप दुकान पर जाते हो, आप कहते हो आलू कै रुपया किलो, तो बोलता है कि 20 रुपया किलो, तो आप कहते हो यार 15 में दे दो, है ना। आप क्या करते हो? आप मोल भाव करते हो। तो पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक हो क्या है? मोल है। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, इतना लंबा ना लिख के, इसका हम लोग क्या करते हैं? सिंबल, है ना, यानी संकेतांक, यानी शॉर्ट फॉर्म में। भाई आप अपने नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, तो वैसे ही इनका शॉर्ट फॉर्म होता है। मीटर को हम लोग यम से लिखते हैं, किलोग्राम को हम केजी से लिखते हैं, सेकेंड को हम यस से लिखते हैं, केल्विन को हम के से लिखते हैं, एम्पियर को हम लोग ए से लिखते हैं, कैंडिला को हम सी डी से लिखते हैं, 3 3 6, और मोल को हम लोग MOL लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूल राशियां हो गई और मूल मात्रक हो गए, उनके संकेतांक हो गए। आगे हम लोग जब विमीय विश्लेषण पढ़ेंगे
तो वहाँ पर हम लोग इसकी बीमा के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो जब अगला चैप्टर तो उसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। एक बात और समझ लीजिए, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ये सब एक प्रकार की लंबाई है। लंबाई तो लंबाई है ही, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, इनको भी हम लोग क्या करते हैं, लंबाई ही मानते हैं। जैसे इस बोर्ड की बात करूं, अगर मैं कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई ये भी कह सकता है कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो दोनों ही तरह से लंबाइयों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ठीक है। तो ये मूल राशियाँ होंगी। मैं आशा करता हूँ कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रकार की राशि की बात करते हैं, जिसका नाम है व्युत्पन्न राशि। ये मूल राशि थी, आगे हम लोग व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा आपका है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियाँ यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब नाम से ही क्लियर है कि इनको उत्पन्न किया जाता होगा, इनको उत्पन्न किया जाता होगा। ये अपने आप में नहीं होती, इनको हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो जिन राशियों को हम लोग उत्पन्न करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। अब किसकी सहायता से उत्पन्न करेंगे, तो भैया मूल राशियाँ हैं आपके पास, वो तो हैं, उन्हीं की सहायता से आप व्युत्पन्न राशियों को उत्पन्न करोगे। यानी जिन्हें मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है, जिन्हें मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है, उन्हें आप क्या बोलोगे, व्युत्पन्न राशियां बोलोगे। इसकी एक परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हो कि जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जो राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उनको आप क्या बोलोगे, व्युत्पन्न राशियां बोलोगे। अब व्युत्पन्न राशियां कितनी होती हैं, जैसे मूल राशियां तो 7 हैं, व्युत्पन्न राशियां कितनी होती हैं, तो भैया व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। उनका एक लिस्ट बना पाना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन कार्य है, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियों की संख्या निर्धारित नहीं है, बहुत सारी होती हैं। क्यों, क्योंकि मूल राशियों की सहायता से हम बहुत सारी व्युत्पन्न राशियों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिलहाल समझने के लिए हम लोग कुछ यहाँ पर व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो होती है। लंबाई एक मूल राशि है, और मैंने कहा था चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। तो जो क्षेत्रफल बनता है वो दो लंबाइयों को मिलाकर बनता है। इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि ये लंबाई से मिलकर बनी और लंबाई मूल राशि है। तो मूल राशि की सहायता से हम क्या करते हैं, व्युत्पन्न राशि उत्पन्न करते हैं। यानी लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, और इस चौड़ाई का भी मात्रक मीटर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मात्रक होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। तो ये व्युत्पन्न राशि है, और ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। आई बात समझ में, ये व्युत्पन्न राशि है तो इसका मात्रक क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। ऐसे ही आप आयतन की बात कर सकते हैं। आयतन, आयतन क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है बाबू, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। लंबाई तो मूल राशि है ही, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो जो आयतन है वो 3 लंबाइयों से मिलकर बनता है, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि इसका मात्रक मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। ये मूल राशि व्युत्पन्न राशि है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। ऐसे ही आप घनत्व की बात कर सकते हैं। क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। आयतन क्या है, व्युत्पन्न राशि है, लेकिन ये भी राशि किससे मिलकर बनी है, मूल राशि से मिलकर बनी है। तो घनत्व भी आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि यानी, और इसका मात्रक हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, और आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऐसे आप बहुत सारी व्युत्पन्न राशियों का लिस्ट बना सकते हैं।
बल हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगी, है ना, बहुत सारे आपके सामने व्युत्पन्न राशियाँ मिलेंगी। तो व्युत्पन्न राशियों का लिस्ट हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोगों को सिर्फ समझना था कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं या जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, मतलब इनको हम लोग मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। इनके मात्रकों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मैंने आपको समझा दिया कि होती क्या है। ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या होती है अभी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे मापन की पद्धति के बारे में। यानी नापने के लिए भी आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए, ऐसे थोड़ी नाप लेंगे, ऐसे थोड़ी नापेंगे, हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए। तो मापन की हमारे पास बेसिकली 4 पद्धतियां हैं, है ना, और हो सकता है कि आपको याद भी हो चारों पद्धतियां। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग पद्धतियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मापन की पद्धतियाँ, मापन की पद्धतियाँ कुल 4 हैं। पहली पद्धति आपकी हो गई MKS पद्धति, MKS सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। दूसरी आपकी है CGS पद्धति, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तीसरा है आपका FPS पद्धति, यानी FPS सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। चौथा आपका होता है SI सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति। ठीक है, तो ये 4 पद्धतियां आपके सामने होती हैं। पहला MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS और चौथा SI। ठीक है, MKS पद्धति को हम लोग मीटरी पद्धति भी कहते हैं और इसकी खोज फ्रांस में हुई थी, ये जान लीजिए आप। और इसको हम लोग मीटरी पद्धति भी कहते हैं, मीटरी पद्धति। ठीक है, दूसरा आपका है CGS पद्धति, इसकी भी खोज फ्रांस में हुई थी। इसकी भी खोज कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी, और इसको हम लोग फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच पद्धति। FPS पद्धति जो है इसकी खोज इंग्लैंड में हुई थी, और इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। और ये जो चौथा है SI यूनिट, है ना, ये कोई नया पद्धति नहीं है, इसी MKS पद्धति को कन्वर्ट करके SI सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई गई थी। तो आजकल हम लोग जब बात करते हैं तो SI यूनिट की बात करते हैं, MKS की बात नहीं करते हैं, क्योंकि MKS को ही क्या किया गया, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे थोड़ा सा इसमें सुधार करके SI यूनिट बना दिया गया। ठीक, अब MKS पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। लंबाई को किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। द्रव्यमान को किस में तोलेंगे? किलोग्राम में तोलेंगे। समय को किस में देखेंगे? सेकंड में देखेंगे। अगर ऐसी पद्धति आपके सामने है तो इस पद्धति को आप बोलेंगे MKS पद्धति, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। खोज फ्रांस में हुई थी, इसको मीटरी पद्धति भी कहते हैं। दूसरी आपकी है CGS पद्धति। क्या करते हैं इसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में तोलेंगे और समय को सेकंड में देखेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं CGS पद्धति। MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, हम लोग बेसिकली जो पद्धतियां हमारे पास हैं इसमें 3 ही चीज़ों की बेसिकली हम बात करते हैं, एक लंबाई की, दूसरे द्रव्यमान की और तीसरे समय की। ठीक है, इसकी खोज फ्रांस में हुई थी, इसको हम लोग फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। तीसरा है FPS पद्धति। ये क्या होता है? इसमें हम लोग लंबाई को फुट में नापेंगे,
द्रव्यमान को पाउंड में तोलेंगे और समय को हम लोग सेकंड में देखेंगे, इसलिए इस पद्धति को हम लोग फुट पाउंड सेकंड पद्धति यानी यह पीएस सिस्टम कहते हैं, जिसकी खोज इंग्लैंड में हुई थी और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो दोनों पद्धतियों में कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई को मीटर सेंटीमीटर में हम लोग नापते ही हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम और ग्राम में नापते ही हैं, सेकंड में यानी समय को सेकंड में देखते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यह पीएस पद्धति का हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा तौर पर नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं, अपनी इंडिया में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। लंबाई को हम लोग गांव देहात में फुट में नापते हैं कि इतना फुट लंबा है, इतना फुट चौड़ा है। अभी भी आप कहीं प्लाट लेने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप देखेंगे तो कहेगा 600 रुपये स्क्वायर फीट है ना, तो मतलब लंबाई को हम लोग फुट में नापते हैं। द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में भी नापते हैं, अपने इंडिया में भी हम लोग पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर करते हैं, जब अपनी गाड़ियों में, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार में जब हवा भरवाने जाते हो तो वहाँ पर हवा आप पाउंड में भरवाते हो, ठीक है। तो द्रव्यमान को हम लोग अपने इंडिया में भी पाउंड में नापते हैं और समय सेकंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी पद्धति को थोड़ा सा सुधार करके एसआई यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चारों पद्धतियाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो सीजीएस पद्धति होती है वो एमकेएस से छोटी होती है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये छोटी पद्धति है, ये बड़ी पद्धति है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मापन की पद्धतियाँ। तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, मैंने आपको बता दिया। मापन की जो पद्धतियाँ थी इसको मैंने आपको बता दिया। मापन और मात्रक में ज़्यादा कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चलना है, ज़्यादा चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मैं आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और वो हमसे जुड़ सकें, हमारा भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।